देशभक्तों की बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आज फिर वापस आया है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं द बज स्टोरी। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को द बज स्टोरी की ओर से शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक खास पेशकर द बज स्टोरी की ओर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। आज मैं अपने इस शो में आपको एक भारतीय सेना के थल सेना विभाग के एक जवान से रूबरू करवाऊंगी। कहा जाता है शेर के पुत्र शेर कहलाते हैं, ऐसे ही लाखों की भीड़ के बीच भी जवान फौजी पहचाने जाते हैं। तो आइए भारतीय सेना के थल सेना के विभाग से एक जवान से हम आपको आज रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार, पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम जसवंत सिंह है और मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूं। 2000 में अभी मैं लास्ट दिसंबर 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ हूं और मेरी 26 साल की ये सैनिक के जो नौकरी है इंडियन आर्मी के अंदर 26 साल की ये मेरी नौकरी है। और इस नौकरी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में हमने झेला है, जैसे 99 कारगिल वार। उसके बाद उस काम की वजह से या अच्छे काम के करने की वजह से मैं इंडिया से बाहर यूनाइटेड नेशन साउथ सूडान में भी रहा। 9 महीना वहाँ भी नौकरी कर चुका हूँ। शांति सेना जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने 9 महीना अपना योगदान दिया है। और कारगिल हुआ, देहरादून हुआ, आपका उधमपुर, पुंछ, राजौरी, कई ऐसी जगहों पे मैंने, सिक्किम हुआ, चाइना बॉर्डर, कई ऐसी जगहों पे मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान 26 साल की सर्विस के दौरान ये अपना कार्यकाल किया हूँ। और इसमें मैंने 28 दिसंबर को मैंने ज्वाइनिंग किया था और 2000 में मैंने दिसंबर में रिटायरमेंट लिया हूँ। पूरी नौकरी के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आई उसमें बहुत मज़ा भी आया, बहुत दिक्कत भी आई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि हम कैसे कैसे स्थिति में रह रहे हैं या हमारे साथ क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। कभी हमने अपने ऊपर उसे हावी नहीं होने दिया। दुश्मनों के साथ जहाँ भी मौका मिला हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपनी कार्रवाई फुल किया है। और पहले और आज में जो फ़र्क है, पहले बहुत दिक्कत महसूस होता था कि सपोज पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से फायरिंग हो रहा है तो हमें आदेश की ज़रूरत पड़ती थी कि जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं आया तब तक हम कुछ कर नहीं सकते थे। आज हमारे पास वैसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। जो भी जवान जहाँ है उसके ऊपर अगर उसको लगता है कि हमें ये काम करना है तो वो करता है, खुलेआम करता है। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। इसलिए सेना के मनोबल में पहले से और आज बहुत ज़्यादा फर्क है। आज हर सेना गर्व से नौकरी कर रहा है और गर्वमान्वित होकर के ही कोई भी काम को कर रहा है। पहले बहुत दिक्कत होता था, जैसे उस टाइप से हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थे, उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, कम्युनिकेशन उतनी तगड़ी नहीं थी। आज की डेट पे सारी सुख सुविधाएं हैं सेना के अंदर, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। इन चीज़ों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसा कि हम सब जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के दिन हमें हमारा संविधान मिला था और इस संविधान में हमें अपने हित और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने की ताकत दी गई थी। तो आप हमें ये बताइए कि जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है तो आज एक सेना के जवान के नज़रिए से अगर हम आपसे पूछने की कोशिश करें तो सेना के जवान के नज़रिए से आप हमें, हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस ये एक सेना का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और जब गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश आज़ाद हुआ उसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये किसी अर्धसैनिक या सैनिक या सिविलियन, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। इस सब के लिए उतना ही एक बड़ा महोत्सव है जितना सैनिक के लिए है। लेकिन सैनिक का मनाने का, जो गणतंत्र दिवस मनाने का वो है, वो थोड़ा अलग है और सिविलियन का अलग है। हम उसको पूरे एक बड़े पर्व त्यौहार की तरह मनाते हैं और गर्व के साथ मनाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सिविलियन के भी जो दिलो दिमाग में है वो यही होना चाहिए कि हम आज एक
उस मोड़ पे हैं, या हमारे लिए आज वो दिन है कि जिसके वजह से हम जाने जाते हैं या जिसको हम जान रहे हैं, तो उसको हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जब सैनिक में थे, जब आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ था, तब आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आप हमें ये बताइए कि पहले के मुताबिक अब सैनिकों को किन किन कौन कौन सी ऐसी नई सुविधाएं दी गई है सरकार की ओर से? पहले हम जैसे जंड के इलाके में रहते थे, श्रीनगर, कारगिल, ग्लेशियर, लद्दाख, कहीं भी, तो उस समय हमारे पास इतने क्वार्टर्स नहीं थे उपलब्ध कि 101% जितने भी सैनिक हैं वो फैमिली बच्चे अपने साथ रख सकें। और यदि अपने साथ नहीं रखते हैं तो अक्सर सैनिक गांव घर से निकले हुए रहते हैं, जो चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, अक्सर गांव घर से जाते हैं। टाउन सिटी से बहुत कम लोग जाते हैं। अब तो खैर जाने लगे, पहले नहीं जाते थे, अब जाने लगे। तो पहले क्या होता था कि एक सैनिक जैसे 10 साल, 11 साल या 9 साल सर्विस करने के बाद जब शादी करता था तो उनके फैमिलियों के साथ दिक्कत आती थी, क्योंकि पहले न तो टेलीफोन का सुविधा था, 94-95 में न तो टेलीफोन का सुविधा था, न और कोई सी मोबाइल का। तो जो भी होता था वो लेटर पे कारोबार होता था, चिट्ठी द्वारा। तो ये चिट्ठी जब तक पहुंचती थी तब तक पता चलता था कि अपना वो काम क्रिया भी ख़त्म हो गया। अगर किसी के घर में कोई घटना घट गया तो काम क्रिया भी ख़त्म हो गया। आज की डेट पे ऐसा नहीं है। आज तो विद इन टाइम तुरंत सेकेंड में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और पहले छुट्टी उट्टी का भी प्रॉब्लम था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए अच्छा कर दिया गया है कि हर 3 महीने पे आप 1 महीना छुट्टी जा सकते हैं। 90 दिन आपकी छुट्टी 1 साल में बनती है। 90 दिन के अलावा भी अगर कोई वैसी परिस्थिति आ गई है तो आप नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल की भी छुट्टी काट सकते हैं, एडवांस ऑफ लीव जिसको बोलते हैं, काट सकते हैं। अभी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सुख सुविधाएं दी गई है, लेकिन फिर भी वह कम है। कम इसलिए है कि सैनिक 40, 42, 45 साल, हार्डली 45 साल के एज में अपनी नौकरी करके आ जाता है। उसके बाद जो दिक्कत होता है, क्योंकि उनके बच्चे ग्रेजुएशन, मेन पढ़ाई का जो सीढ़ी रहता है वो उसी समय आता है। किसी के बच्चे 10th में रहते हैं, 9th में रहते हैं, किसी के इंटर में रहते हैं। और कोई भी सैनिक हो, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों की बात मैं बता रहा हूँ, वो उस समय घर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो बच्चों के साथ आती है। खाने पीने की तो दिक्कत नहीं है, उतना पेंशन भी मिल जाता है कि लोग खा पी लेते हैं अच्छा से, आराम से। लेकिन बच्चों की जो फ्यूचर है, पढ़ाई लिखाई है, उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मेन पैसे की ज़रूरत उस समय पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी दिया गया है वो कम पड़ जाता है, उसमें उसका पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि आज की डेट पे हर किसी सैनिक का ये इच्छा है कि अपने बच्चों की अच्छा परवरिश दें, अच्छा शिक्षा दें। डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, ये सब का हर किसी के ये सोच रहता है कि हम अपने बच्चों को अपने से अच्छा वो करें, परवरिश दें और अच्छा विभाग में भेजें। लेकिन पैसे की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं। सर, ये बताइए हमें कि ऐसे बहुत सारे सेना के जवान होते हैं जो अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं, दूर दराजों जगहों पर उनकी ड्यूटी दी जाती है। ऐसे में वो अपने घर परिवार के लिए भी सोचते हैं और अपना फ्यूचर भी सोचते हैं, क्योंकि वो इतने दूर रहते हैं अपने घर परिवार से कि उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है कि वो अपने परिवार को अपना उतना समय दे पाए और ना उतने परिवार के लिए सोच पाते हैं। तो ऐसे में आप जब ड्यूटी पे रहते थे तो आपने कुछ LIC करवाया था या फिर ऐसा कुछ फिनेंशियल प्लानिंग किया था? देखिए, हमारे टाइम पे ये LIC पॉलिसी या और भी जितने भी प्रकार के हैं वो बहुत कम थे। पहले के लोग डरते थे, चाहे लोन लेने में या पॉलिसी कराने में। पहले के लोग क्या थे, डरते थे, क्योंकि उतना जानकार नहीं होते थे। आज ऐसी बात नहीं है। आज हर कोई पॉलिसी ले रहा है, जो भी काम कर रहा है वो आज अपने मतलब सोच विचार से वो कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं बोलूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे लिए जितने तरह का भी फंड हैं जो दिए गए हैं, यदि वो वहाँ से करता है, लेता है या वहाँ इन्वेस्ट करता है तो सिविल से बेस्ट है, वहाँ है। और सिविल में भी अगर करता है लोग, तो कोई भी पॉलिसी लेने से पहले या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या ज़मीन लेने से पहले उसके बारे में उसको अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहिए। उस पेपर को 2-4 जगह दिखाना है, समझाना है, समझना है, तभी इस पे कोई कार्रवाई करना है। सिविल में कई ऐसी पॉलिसी हैं कि जो जिसको क्या बोलते हैं, फेक, ठग, कई और ऐसे
स्थिति में कई फौजी फंस जाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है उसके बारे में जानने का, सोचने का, समझने का, पढ़ने का। वो जो बताया, जैसे गाइड किया, उसी आधार पे वो काम कर जाते हैं और बाद में पछतावा होता है उनको कि शायद मैंने गलत कर दिया। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340-704-860। सर, जैसा कि ये हमारा पोर्टल है, ये बेसिकली बिहार झारखंड का एकमात्र बिजनेस पोर्टल है। तो आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बतलाइए कि जिस तरह से लोग फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उनमें उन लोगों का वित्तीय अधिकार क्या क्या होता है? उनमें हमारा या उनका किसी का भी अपना वित्तीय अधिकार पूरा संपूर्ण रूप से अपने ऊपर है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे। उसके लिए किसी प्रकार के विभागीय या किसी उससे कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहाँ ये काम नहीं कर सकते हो। सिर्फ पाबंदी वहाँ है कि चैन मार्केटिंग हो गया या किसी वैसे चीज़ में नहीं जुड़ जाना है कि जहाँ से देश का बदनामी या सेना की बदनामी हो। केवल वैसी जगहों के लिए पाबंदी है। बाकी जो अपना पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट करे, कुछ भी करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी करे वो इतना ज़रूर सोच समझ के करे कि इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी भारतीय सेना अपने कर्तव्य को लेकर एकदम नंबर 1 प्लेस पर आते हैं। तो आप हमें ये बताइए, कई बार हमें ये केसेस सामने आए हैं कि कई बार लोग लोन लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है कि लोग लोन के पीछे बैंक वालों को ही भागना पड़ता है। तो लोन लेने के बाद वित्तीय कर्तव्य क्या होता है? देखिए, लोन लेने से पहले, लोन लेने की बात नहीं, लोन लेने से पहले की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सपोज मेरी कैपेसिटी, मेरी सैलरी 50,000 है, मैंने लोन ले लिया 20 लाख के और लोन कटता है मेरा सपोज 15,000 रुपया। तो 15,000 मेरा लोन कट जाएगा तो 30-35 हज़ार रुपया मेरे पास बचता है सैलरी। उसमें मेरा घर परिवार चल सकता है कि नहीं चल सकता है, सबसे पहले तो ये देखना है। लोन लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बैंक से लो या सिविल फाइनेंस से लो, कहीं से भी लो। तो किसी कारणवश यदि घर में कोई वैसा प्रॉब्लम आ गया या परिवार में किसी घर में किसी के साथ ऐसा कोई सिचुएशन पैदा हो जाता है कि जहाँ पे वो जो किस्त कटता है, वो किस्त कटने से पहले उसका पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर वो क्या है, किस्त जमा नहीं हो पाता है। तो जाहिर सी बात है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, या दूसरी बार में तो बैंक आपके पास आएगा ही आएगा और बैंक अपना कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे तो लोन किस्त जो है वो तो लेना ही लेना है ना। सर, जैसे कि आप भारतीय सेना के थल विभाग के एक जवान रहे हैं, तो आप हमें एक चीज़ बताइए। मैं एक आखिरी प्रश्न छोटा सा करना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, तो आज गणतंत्र दिवस पर आप अपनी एक वाक्य बताएं अपने जीवन की, जो हमारे दर्शकों को प्रेरित करे और वो याद करके भी आपको एक गर्व महसूस होता हो। ऐसा कोई हमें वाक्य बताइए। देखिए, वही मैंने इससे पहले भी बताया था कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए डेली है। सर्वप्रथम देश के झंडा चढ़ता है, दूसरा झंडा हमारा जहाँ भी ऑफिशियल है, जहाँ भी हम रहते हैं, तो ये सुबह का नियम है कि हमारा झंडा सुबह चढ़ता है। सबसे पहले तिरंगा चढ़ता है, उसके बाद जिस यूनिट, जिस रेजिमेंट का जो फ्लैग झंडा रहता है वो चढ़ता है। तो ये हमारे लिए गणतंत्र दिवस डेली है। हम उसको डेली एक ही समान मनाते हैं। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ही दिन ऐसा करते हैं, हमारा वो डेली का है। वो क्या
वो बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बर्फ़ हो या धूप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा डेली का दिनचर्या है। हमारा ये झंडा, तिरंगा झंडा सर्वप्रथम है, उसके बाद यूनिट का ये झंडा डेली चढ़ता है और डेली उतरता है। जैसे गणतंत्र दिवस के दिन आप लोग दिल्ली परेड ग्राउंड में देखते हैं या सुनते हैं, सबसे बड़ा जो उत्सव होता है, तो उस टाइप के हमारे यूनिट में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर डेली ही होता है, डेली होता है। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सिविलियन के लिए ये थोड़ा सा वैसा चीज़ बन जाता है कि आज ये वो दिन है, वो साल है कि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, और हमारे लिए ये तिरंगा झंडा या ये भी जो भी होता है ये प्रक्रिया वो किया जाए। तो मैं सिविलियन से यही बोलना चाहूँगा कि इसे बिल्कुल खुशी से मनाएं और हर साल मनाएं और गर्व के साथ मनाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हमें इसे करना चाहिए। सर, अपने एक जीवन का एक वाक्य बताइए जो हमारे दर्शकों जिससे प्रेरित हो जाए और आपको भी वो सुनकर एक गर्व महसूस होता है, उसे याद करके ऐसा कुछ वाक्य बताइए जिसे आपको सोचकर भी गर्व महसूस होता हो, और हमारे दर्शकों से भी वो आप शेयर करिए। जी, मेरी 26 साल की नौकरी के दौरान मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं। 99 कारगिल वार, इससे पहले मैं 10-12 दिन पहले मैं छुट्टी आया था अपनी शादी के लिए, और शादी के मेरी 5वां दिन था और 6ठा दिन मेरे लिए रिकॉल आया था। वो 99 लड़ाई की बात मैं बता रहा हूँ। 6ठें दिन पे, शादी के 6ठा दिन था मेरा, और 6ठवें दिन मेरे लिए रिकॉल आया था कि इमरजेंटली रिपोर्ट टू यूनिट। और तब मेरी यूनिट पिथौरागढ़ में थी, उत्तराखंड में पड़ता है, जगह का नाम है पिथौरागढ़, वहाँ यूनिट थी। तो हमें जैसे ही रिकॉल मिला, शाम को घर पे चिट्ठी मिला जो पहले आता था उसके द्वारा, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम उसके द्वारा आया था। तो जैसे मेरे पास वो लेटर मिला, मैंने देखा तो शाम को मिला और मैं सुबह निकल गया घर से, जबकि मेरी छुट्टी 1 महीना बैलेंस थी, मेरे को छोड़ के जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि कारगिल, ग्लेशियर, इस सब जगह पे पहले कोई कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था। तो जब हमारे को यूनिट को ऑर्डर मिला कि आप लोगों को पिथौरागढ़ से जे&के जाना है, कारगिल एरिया है और वहाँ ये पहाड़ी पे कब्जा करना है, लेना है, तो हम वहाँ से पिथौरागढ़ से हमारी यूनिट निकली। मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी भाई मेरे साथी छुट्टी पे थे, वो सारे के साथ यही सिचुएशन था। हम लोग यहाँ से निकल गए जम्मू से फिर श्रीनगर से आगे गए। तो वहाँ का जो प्री प्लान जो बना कि हमें कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वैसे चैनल पे हर चीज़ें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। तो उसका हमारे पास मात्र 24 या 36 घंटे का टाइम दिया गया कि आप 36 घंटे के अंदर आप लोग तैयार हो और इस जगह पे हमें अटैक करना है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हो रखी है और ये पहाड़ी हमारी है और हमारे पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो हमें लेना है। तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो थे, कमांडिंग ऑफिसर, इस सब बैठ कर के आपस में कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में हमें ऑर्डर मिला कि छोटे छोटे टुकड़ी बनानी है, 10-20 का टोली बनानी है, ऐसे और किस किस रास्ते जाने हैं। तो सब ये तय हो गया। हम लोग फिर शाम को 6 बजे समथिंग, इवनिंग, अंधेरा, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ हम लोग निकल गए। पैदल चलना था। ये तकरीबन 12 से 18 घंटे के रास्ते थे पैदल, बिल्कुल। अब उसके साथ हर सैनिक के साथ हथियार होता है, अम्नेशन होता है, गिरनेट होता है, खाने पीने का आइटम हुआ, ये सब पर्सनल कैरी करना पड़ता है। उसके साथ ये स्लीपिंग बैग, मैट्रेस हुए कि अगर कहीं रुकना है रात में या 2-4 दिन रुकना पड़े तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर के ही जाना पड़ता है कि हमें अपने लिए हर चीज़ अपने पास रखना है, टूथपेस्ट से लेकर के टावल, मतलब ऑल आइटम। तो उतने लोड के साथ, और वो रास्ता जहाँ पे हमारे को टाक से मिला था या जहाँ हमने अटैक करना था, जिस पहाड़ी को हमने लेना था, जो पाकिस्तान के कब्जे में था,
तो हमारे को ऑर्डर मिला कि भाई यहाँ से 6 बजे शाम को इवनिंग में निकलना है। टारगेट था ये तकरीबन 10 से 12 घंटे का रनिंग था, पैदल चलना था। लेकिन कुछ विलम्ब तो हुए क्योंकि इतनी चढ़ाई थी कि हम लोग चलते थे तो हमारे ऊपर पत्थर ही से पत्थर खिसक के पैर से पत्थर गिरते थे ऊपर से, तो इसके वजह से कुछ डिले तो हुआ था। लेकिन फिर भी हम अपने टाइम पे पहुँचे और अपने टाइम पे कार्रवाई किए। अपने टाइम पे जो भी सिचुएशन हुआ उसको सॉल्व किया गया और पहाड़ी को भी हमने कब्जा किया। तो सबसे गर्व मेरे लिए वो दिन है और वो टाइम, वो पल लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा, क्योंकि जितनी भी कठिनाइयाँ आई थी वो हमें जब वो चीज़ें हासिल हुआ तो हम सब भूल गए। उसमें बहुत सैनिक शहीद हुए, वो सभी को पता है। और ख़ास करके मेरे यूनिट की जो कहानी है उसमें एक अफसर, एक जेसीओ जारी, 21 वार यानी जवान, ये उस कारगिल वार में मेरे ख़ास दोस्त जो थे, इतने लोग मेरे साथ से बिछड़े थे। तो ये एक सबसे यादगार मोमेंट है। और आपके चैनल से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये ख़ास करके बिहार झारखंड सरकार के लिए, इनसे मेरी आग्रह है, पर्सनल मेरे लिए नहीं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों सेनाओं के लिए, कि जो एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होकर के आते हैं उनके लिए जो कोटा स्टेट में है किसी भी नौकरी में कहीं भी, तो वो सिर्फ एक बिहार और झारखंड ही ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, बाकी सारे स्टेट में है। तो मैं आपके चैनल द्वारा ये बिहार सरकार और झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये सिस्टम यहाँ भी लागू होना चाहिए। हिमाचल से भी ज्यादा जिद्दी है वो, तभी तो सरहद पर अड़ा है। भारत का फौजी है वो, तभी तो सीने ताने खड़ा है। कड़ाके की गर्मी में देश की रक्षा करने वाले जवानों को हमारा सलाम। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे द बज़ स्टोरी में। धन्यवाद।